स्टूडेंट्स, सो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, और उसकी वजह से कोई भी चेंज रिएक्शन में नहीं आता। जैसे आपने कोई भी रिएक्शन ली KClO3, इसमें आपने ये कैटलिस्ट डाला है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो उससे क्या होना KCl और O2, देखिए इसका प्रोडक्ट कोई भी यहाँ पे नहीं निकला, आई मीन इसने पार्ट नहीं लिया रिएक्शन में, सिर्फ इसने इस रिएक्शन को ही फास्ट कर दिया है। तो एक्शन ऑफ कैटलिस्ट हम किसके बेस पे बताएंगे? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी बताएंगे। जैसे मान लो ये A और B आपने दोनों क्या ले लिए? रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है, आपने इसमें C कोई कैटलिस्ट डाला, तो यहाँ पे क्या बना? ये इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट के बाद देखो ये रिएक्शन ऐसे हुई, C ने बीच में इंटरमीडिएट, और ये जो इंटरमीडिएट होता है ये फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, और जो कैटलिस्ट था आपका C वो एज इट इज बाहर निकल गया। सो आपके पास ये ग्राफ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो ये वाला ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट, कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो विदाउट कैटलिस्ट, और ये वाला ग्राफ है विद कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट का मतलब क्या है? जो हमारा एनर्जी बैरियर था वो इस केस में देखो कम है, और इस केस में एनर्जी बैरियर ज्यादा है। तो एनर्जी बैरियर जितना कम होगा उतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जो रिएक्शन है कैटलिस्ट है वो क्या करता है? रिएक्शन के एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हमारी रिएक्शन हो जाती है। और विदाउट कैटलिस्ट देखो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, उतनी रिएक्शन आपकी स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से आप कैटलिस्ट का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे बता सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने बहुत सारी कोलिजन थ्योरी के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो इसमें क्या है, ये एक अलग से थ्योरी आती है जिसमें आपको वही बताया, बातें वही सेम है कि जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की जितनी या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो इसमें क्या है, ये वाली जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस है। इसमें क्या अज्यूम किया गया? कोई ना कोई थ्योरी होती है तो कोई ना कोई अजम्पशन भी होती है। तो उसने क्या लिया कि अज्यूम किया कि जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? हार्ड स्फीयर होंगे। क्या होंगे? हार्ड स्फीयर। और जो रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल्स ये जो हार्ड स्फीयर होंगे वो कोलाइड होंगे, तभी वो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल दिया गया? इसके अकॉर्डिंग -dx/dt इज इक्वल टू Z इंटू F, जहाँ पे जो Z है AB कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे अगर आपने रिएक्शन ले ली AB टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो है Z क्या होती है आपके पास? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में। क्या होती है? Z नंबर ऑफ कोलिजन takes place in 1 second and per unit volume, in per unit volume, ठीक है। तो ये होगी आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। F क्या है? आपके कितने मॉलिक्यूल। अब आपको पता है सबका इफेक्टिव कोलिजन तो नहीं होता, कुछ ही मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमने क्या ले लिया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ तक आपकी ये दी थी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, ये क्या दिया था? एक फैक्टर दिया था बोल्ट्जमैन फैक्टर, जिसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन दी थी उसने कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किसके ऊपर? एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ E/RT पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको पता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन होती है जो, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने इस फैक्टर को क्या कर दिया? E की जगह EA कर दिया, विच इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा? Z इंटू E⁻⁻⁻RT, ठीक है। सो EA/RT आ गया। अब आपको पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट कांस्टेंट के। तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी? ZAB इंटू E⁻⁻⁻RT। तो ये है आपको कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिलेशन।
सो अब आपने एक फैक्टर पढ़ा कि जो कोलिजन, सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो कोलिजन थ्योरी है पहले वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे। ये आपको पता लगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड फैक्टर है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन, मतलब वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, वो भी मैटर करती है। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड आपको पता लग गया। ओरिएंटेशन फैक्टर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, मतलब सही प्रॉपर होनी चाहिए। अरेंजमेंट कैसा है, कैसे कंबाइन हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पे। जैसे आपने कोई एग्जांपल ले लिया ब्रोमो मीथेन का, ठीक है, OH के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या बने यहाँ पे, मिथेनॉल। तो ये रिएक्शन दो तरह से हो सकती है। देखो आपको पता है, आपने इस तरह से ब्रोमो मीथेन को लगाया और OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करी, तो अब आपको पता है OH नेगेटिव है, वो इस तरह से नहीं जा सकता, इस तरह से जाएगा तो रिपल्शन हो जाएगी, तो वो इस तरह से जाएगा OH नेगेटिव। और यहाँ पे क्या OH नेगेटिव आ रहा है और Br यहाँ से लिविंग ग्रुप है जा रहा है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे OH ने अटैक कर लिया और Br निकल गया, तो ये बन गई मिथेनॉल। लेकिन अगर ये तो थी आपकी प्रॉपर ओरिएंटेशन, अगर आपकी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो उसमें क्या OH नेगेटिव इधर से आएगा, आ सकता है इधर से, Br भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, OH भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। इस कारण से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो यहाँ पे था प्रॉपर ओरिएंटेशन, यहाँ पे था इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो आपको जो अभी हमारा रिलेशन आया था क्या था, ZE⁻EA/RT, उसके साथ आपका एक P फैक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, जो क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो बताता है कि जो हमारी रिएक्शन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक तो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी पे कर रही है कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए, और उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट आपका है ओरिएंटेशन फैक्टर। लेकिन बाद में देखा गया कई लिमिटेशन आई कोलिजन थ्योरी की, कि जो और मतलब हमने एटम अज्यूम करे थे कि हार्ड स्फीयर होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे हार्ड स्फीयर ही हों, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको भी इतना ही करना है। तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको सबको समझ आ गया है, अच्छे से लगा, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल।